बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने मॉर्निंग शो में आने से मना कर दिया। और वही वो लोग थे ना जो कहते थे मॉर्निंग शो ये मॉर्निंग शो वो, उन्होंने फोन कर करके बोला है मुझे होस्ट रख लें। हम सेलिब्रिटीज के लिए नहीं मॉर्निंग शो कर रहे, हम अवाम के लिए कर रहे हैं। इट इज बिटर बट इट इज अ रियलिटी एंड इट इज अ ब्यूटीफुल फैक्ट। लेकिन जब मॉर्निंग शोज बाकी बंद हुए तो सबकी तोप का रुख मेरी तरफ हो गया। अरे तो आंटी हो गई हैं। मैं तो अपनी इस एज को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और लोग कहते हैं जी मॉर्निंग शो वाले जो है ना अपनी रेटिंग के लिए उसको रुलाना भी चाहते हैं। आपने कभी नादिया को देखा है किसी को रुलाते हुए? तो हंसते हंसाते शो शुरू करती थी। और पछतावे होते हैं आपको? सो मैं रिग्रेट करती हूँ कि उस वक्त कोई ऐसी डिग्री होती जो अभी मेरे काम आती। एक औरत होने के नाते कैसे फील होता है कि यार देखो ना यार, नदा ने क्या कह दिया यार, ये तो नहीं कहने वाली बात थी। एक मशहूर सेइंग है, जिन लोगों को ख्वाब देखना पसंद होते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन लोगों को ख्वाब पूरा करना पसंद होते हैं उन लोगों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। टॉक्स दैट मैटर में मेरी आज की गेस्ट जो हैं वो अपने ख्वाबों को पूरा करती हैं। वो ख्वाब जो उन्होंने कभी बचपन में पता नहीं देखे थे या नहीं देखे थे, लेकिन उनको देखने वाली सारी ख़वातीन को ये लगता है कि निदा अपनी लाइफ जी रही हैं। सो हमारे साथ हैं निदा यासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निदा। हर सुबह वैसे तो मैटर करती है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बहुत ख़ास होती हैं। टॉक्स दैट मैटर। बिल्कुल। सो मैंने सोचा कि आज निदा से ये पूछ लेते हैं कि ये जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन छोटा पड़ जाना है तुम्हारा, सुबह से शुरू होती हो रात तक, प्रोड्यूसर, एक्टर, होस्ट और फुल टाइम मदर प्लस होम मेकर, ये सारे रोल्स सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा है इसमें? बड़ा वक्त के हिसाब से ख्वाब देखती हूँ मैं। हाँ? कि इस वक्त कौन सा ख्वाब देखना चाहिए, क्या ये ख्वाब पूरा हो सकता है, गारंटी है, चलो ये देख लेते हैं, चलो अम्मा का रोल कर लेते हैं, चलो बीवी का रोल कर लेते हैं, चलो एक्टिंग कर लेते हैं। नहीं यार, अब तो एक्टिंग का टाइम ही नहीं है। डायरेक्शन वो हो नामुमकिन, प्रोडक्शन अच्छा सही, चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट ही करना है, होस्टिंग का टाइम है, वो कर लेते हैं। सो मैं बड़ा वक्त के हिसाब से ख्वाब देखती हूँ। अच्छा, तो इसमें पैशन नहीं होता? पैशन बना लेती हूँ, क्योंकि अगर खाली ख्वाब, हाँ पैशन बना लेती हूँ, जो चीज़ करती हूँ उस पर खुद ब खुद पैशनेट हो जाती हूँ। ये नेचर है मेरी। ये तो बड़ी अच्छी नेचर है यार। हाँ, मतलब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन मुश्किल है खासा कि जिसमें आपका पैशन हो उसको छोड़ना। एक्टिंग आपने स्टार्ट की, वो मेरा पैशन था। हाँ, मिस करती उसको? पहले करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि एक आध दफ़ा जब एक लॉन्ग प्ले किया तो मैंने कहा हाय अल्लाह इतनी गर्मी, हाय अल्लाह पूरा दिन, और इतना पेशेंस, लगता है ख़त्म हो गया अब। लाइव शो, एसी में बैठ के बातें करना, मज़े से टाइम पे ख़त्म हो जाना, टाइम पे घर चले जाना, ये सारी एक गंदी सी आदत लग गई है बहुत। अच्छा, मुझे जो लगता है कि निदा से अगर मैं पूछूं कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन, तो सबसे बड़ी बहन होने का नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ी बहन होने का एक्चुअली मुझे नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि जो बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू के दिनों में वो मेरी दूसरी बहन ने उठा ली, वो मेरी और बाकी सबकी बड़ी बहन बन गई। अच्छा। नेचर में थोड़ी ममता टाइप थी, तो वो अम्मी की अम्मी बन जाती है जब उसका दिल चाहता था, अब्बू की अम्मा बन जाती है, हमारी अम्मा बन जाती है। सो शुरू में तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आई तो लगा कि कहाँ बन सकती हूँ बड़ी बहन, तो जहाँ जहाँ लगा कि मैं फिट इन हो सकती हूँ बड़ी बहन के रोल में, वहाँ खुद ब खुद बन गई। जब किसी को ज़रूरत होती है महसूस, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे वो भाई हो, तो बन जाती हूँ फिर बड़ी बहन ऑटोमेटिकली। ये सब रिदम के साथ हुआ, करना नहीं पड़ा, एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अमूमन जो लोग स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं कि इसमें ये भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, उनके बारे में नॉर्मल एक जो इंसान है वो अज्यूम ये करता है कि यार पता नहीं अपने रिश्तों को उस तरह से टाइम दे पाते होंगे या नहीं। आपको क्या लगता है आपकी इस मसरूफ़ लाइफ में सबसे ज़्यादा जो एक रिश्ता मुतासर होता है वो कौन सा है? मेरी मसरूफ़ लाइफ नहीं है, क्योंकि मैं 2 बजे घर होती हूँ बच्चों के साथ। जब मैंने अपनी एक्टिंग क्विट इसीलिए की क्योंकि मुझे ये नहीं करना था कि मुझे रिग्रेट हो कि हाय हाय ये बच्चों का टाइम निकल गया, और यासिर भी काम पर, मैं भी काम पर।
इसीलिए एक्टिंग को क्विट किया जो मेरा पैशन था। लेकिन फिर कुछ ऐसा बीच का रास्ता अपनाना था कि हाँ पॉकेट मनी भी मिलती रहे और चलो पैशन पूरा नहीं तो आधा ही सही, आधा बच्चों को टाइम मिल जाए, आधा पैशन भी मिल जाए। सो दोनों में म्याना रवि रखते हुए मैंने अपना करियर चेंज कर लिया, होस्टिंग की तरफ आ गई। सो उसी वजह से मैं जब बच्चे 2 बजे घर आते थे तो मैं भी आ जाती थी। ये अपना पर्सनल डिसीजन था, खुद लिया हुआ सोच समझ के, या फिर अम्मा अब्बा चूंकि मीडिया से थे तो उनकी अपनी लाइफ देखी थी, तो वो कहीं वो वाला तजर्बा था, वो कमी थी कि नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए वैसी उस तरह वाला चीज़ नहीं करना, क्योंकि आपके घर में मीडिया के लोगों का आना जाना या वो तमाम लोग जो बहुत मसरूफ़ होते हैं या क्रिएटिव होते हैं या जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं कुछ, इस हवाले से। मेरी अम्मी ने भी अपना करियर तो वही रखा, वो प्रोड्यूसर थी, अब्बू ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, ड्रामे में बहुत एफर्ट लगती थी। अम्मी ने अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया कवालियों की तरफ, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स, बच्चों के प्रोग्राम्स, थोड़ा ड्रामे से हल्का काम खुद ही करती गई, थोड़ा सा अपने आप को बैक सीट पे कर गई। जब हमें ज़ाहिर है मैं उनको ऑब्ज़र्व करती थी कि देखो अब्बू जितनी मेहनत करते हैं और अब्बू जितना कम टाइम देते हैं, अम्मी उतना ही ज़्यादा टाइम देती हैं और अम्मी उतनी ही अपने आप को थोड़ा सा अब्बू के मुकाबले में कम मसरूफ़ रखती हैं हमारी वजह से। सो वो चीज़ें ना अब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी कहीं ना कहीं। भले यासिर ने भी कहा कि यार सोच लो एक्टिंग करोगी तो कैसे होगा बच्चों का। मैंने कोशिश भी की, अच्छा नहीं मैं कर लूँगी, मगर मुझे फिर जब मैं एक्टिंग करने जाती थी तो वहाँ बच्चे याद आते थे। घर आती थी मैं तो कहती थी अल्लाह डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ छोड़ दिया, घर बैठ गई, तो वो भी नहीं लाइफ अच्छी लग रही थी। फिर सोचा क्या ऐसा करूं कि कुछ म्याना रवि निकल आए। तो एक एक्ट्रेस के लिए बहुत मुश्किल होता है कुकिंग शो करना। कुकिंग शो में आपको इतनी, मुझे ऐसा लगता है कुछ करने को नहीं होता, सिर्फ आप शेफ़ के साथ खड़े हुए और एक खाना पूरी लगती है मुझे तो। लेकिन कुकिंग शो करते करते एक प्रैक्टिस बन गई ना कि होस्टिंग करनी कैसे है। सो वहाँ से मुझे वो प्रैक्टिस हुई और फिर जब मॉर्निंग शो किया तो लगा कि अच्छा चलो अब कुछ है मेरे पास एलिमेंट ज़िंदगी में। अच्छा, मॉर्निंग शो की तरफ अगर आएँ, क्योंकि मैंने होस्ट किया है, मॉर्निंग शो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कंटेंट की वजह से, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और अटैच हो गई और फिर लोगों ने बीच में कहा अरे बड़ी सैचुरेशन भी हो गई, अब तो मॉर्निंग शो बोर हो गए ये वो, और आप बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी ड्रामे में भी हो जाती है बहुत दफ़ा। कंट्रोवर्सी एक्ट्रेसेस के साथ भी होती है। शाइस्ता तुम भूल गई, पुराना ड्रामा बना कि मतलब एक ज़माने में एक्टर्स या टीवी पे काम करने वाले लोगों को ये समझा जाता था कि ये हैं ही बुरे घर के लोग। तो मेरी अम्मी अब्बू जो खुद पीटीवी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी घर के बच्ची यानी मेरी अपनी बेटी को इस फील्ड में लाके प्रूव किया कि अगर ये बुरी फील्ड होती तो हम अपनी सगी औलाद को ना लाते। क्योंकि मेरे अब्बू जब कोयटा में डायरेक्टर थे, हम ट्रांसफ़र हुआ था, तो अब्बू बड़े अच्छे अच्छे घरों में जाकर बोलते थे कि आए टीवी पर, ये कोई बुरी फील्ड नहीं है, अच्छी बुरी फील्ड नहीं होती, लोग अच्छे बुरे खुद होते हैं। सो अगर कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो हमने तो ये चीज़ तब से देखी है। मेरे अम्मी अब्बू जाते थे, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, उसको ले आए इस फील्ड में कि आओ तुम एक्टिंग करो, अगर अच्छी बच्चियाँ आएंगी तो ये फील्ड लोगों को अच्छी नज़र आएगी। चूँकि आपका एक रेगुलर शो है, एक ख़ास हर रोज़ मॉर्निंग में आ रहा है, तो उसका एक बड़ा अहम फीचर है कि जी आज निदा ने ये कह दिया, आज निदा ने ये कर दिया। मतलब रोज़ है टीवी पे तो कोई ना कोई गलती इंसान से हो भी जाती है और फिर ज़ाहिर है वो नज़रों में आती है। जब बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ हो रहे थे तो तोप का रुख सिर्फ मेरी तरफ नहीं था, लेकिन जब मॉर्निंग शोज़ बाकी बंद हुए तो सबकी तोप का रुख मेरी तरफ हो गया। तो वो मुझे पता था कि ये होना है कि अगर मैं आसपास मेरे कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं ही नज़र आ रही होंगी, और यार मैं इंसान हूँ ना, फरिश्ता तो नहीं हूँ, तो मैं अगर सामने सीट पे बैठी हुई और 2.5 घंटे का लाइव शो कर रही हूँ, कभी कभार हम सामने बात करते करते रिश्तेदारों के सामने भी मुंह से कोई गलत बात निकल जाती कि वो फील कर जाते हैं कि यार देखो ना यार निदा ने क्या कह दिया, यार ये तो नहीं कहने वाली बात थी। तो मैं इसको ऐसे लेने लगी हूँ अब, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इसको यूँ सवार कर लूँगी अपने ऊपर। एंड आई थिंक लाइव शो, लाइफ का मतलब ही है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब अगर आपकी, और मिस्टेक्स लोग पिक कर लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो पूछना चाह रही थी वो ये कि जैसे बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ ख़वातीन हैं और मीम्स बन रहे हैं, आज निदा ने ये कह दिया, आज निदा ने, हाउ डू यू डील इट, हाउ डू यू टैकल इट एज अ पर्सन कि औरतों के फोरम पे अगर आपके लिए कोई गलत बात हो रही है या औरतों के फोरम पे आपको एक मजाक बनाया जा रहा है, तो एक औरत होने के नाते कैसे फील होता है?
अच्छा नहीं फील होता, कभी कभी बहुत हर्ट हो जाता है इंसान, और अपने आप को ना बहुत कभी कभार ऐसा होता है बड़ा छोटा फील करने लगता है कि यार मतलब हम बहुत कमतर हैं, हमें सब इस तरह फुटबॉल की तरह उछाल रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या अंदर से इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है जब कोई मोहब्बत देने वाली खातून मिलती है, दुआएं देती हैं बुजुर्ग कभी, तो वो जो सारा एक छोटापन लग रहा होता है ना कि यार हम तो बहुत मतलब कभी कभार बाकायदा ऐसा फील होता है यार हम कितनी छोटी सी चीज़ है कि हमारा सब मजाक उड़ा रहे हैं। मगर जब ऐसे हाथ फैला के कोई बुजुर्ग दुआएं देती है तो वो सारी चीज़ जो आप अपने आप को इतना बुरा फील कर रहे होते हैं वो सब धुल जाती है। कहती हूँ यार ये भी तो है जो इतना प्यार करें, हम इतना तो नहीं है जो हमें इतना प्यार मिले। सो जब वो चीज़ होती है ना तो वो सब धुल जाती है। ये एक्चुअली जो डिस्करेजमेंट होती है ना, ये और फिर अगर कोई आए औरत और लड़की वो कहे आपने मेरे लाइफ चेंज कर दी, मैंने आपके प्रोग्राम से मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, पर्सनल मैसेजेस आते हैं मुझे, तो उससे इतना कोई समंदर की तरह मेरा खून बढ़ जाता है ना जब वो सारी चीज़ डिस्करेज किया होता है लोगों ने, या मतलब एक दिल कभी कभार ऐसा दिल जाता है कि यार छोड़ दें, क्या है यार, सही है भाई, किचन चल रहा है, मियाँ कमा रहा है, वो दाल रोटी आराम से मिल जाएगी। तो कभी कभार ऐसा फील होता है। मगर फिर जो बाकी लोगों से मिलकर जो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनकर ना आपका हौसला बुलंद हो जाता है। मुझे लगता है कि जो लोग कैमरे पे आते हैं उनकी लाइफ का के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट देना, और आपकी अगर गलती पकड़ के या गलती नहीं भी पकड़ के, कपड़ों में कोई आपने गलती कर दी है, बात करने में गलती कर दी है, तो उसके बाद वो उनको खुद नहीं अंदाज़ा होता, अगर उन लोगों को ये पता हो कि हम कितनी तकलीफ़ से गुज़रते हैं या कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जहाँ लोगों ने ये कन्फेस किया कि वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने बताया नहीं कि वो डिप्रेशन में थे और इतने सालों तक डिप्रेशन में रहे। एक तस्वीर किसी की, हर एक की पर्सनल लाइफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग जो उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, हमारी नज़रों से आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है दिखती, तो हम आपके लिए कुछ कह नहीं सकते और कहना चाहिए भी नहीं। लेकिन डिप्रेशन में आई हैं आप कभी? खाली इन ट्रोल्स की वजह से नहीं, वैसे भी इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा होता है ज़िंदगी में, तो डिप्रेशन में तो आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता हर किसी की ज़िंदगी में खुशी 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 हो, और फेजेस होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है मुझे हल मिल गया डिप्रेशन का। अगर मुझे डिप्रेशन होता है तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैंने योगा शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दी, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा करती रहती हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरा डिप्रेशन दूर हो सकता है। अच्छा रिता, ये तो आपकी छोटी छोटी थेरेपीज़ होती है ना जो इंसान अपने लिए करता है। अच्छा मैं कहीं 3 दिन के लिए बाहर चली जाती हूँ, योगा कर लेती हूँ, कोई पढ़ लेती हूँ, आगे पढ़ लेती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी ना ये सारी थेरेपीज़ भी, ख़ातून के लिए एक रिटेल थेरेपी होती है, हम चले जाएँ, हम 4 चीज़ें अपने लिए शॉप कर लें, लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। इवन बच्चे भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते उस कि आप दिमाग अगर डाइवर्ट करना चाहें, डिस्ट्रैक्ट होना चाहें उस डिप्रेशन से, सो फिर क्या करती हो? व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन? डिप्रेस होती हूँ, उदास होती हूँ, रोती हूँ, फजूल फूल छोटी छोटी सी बातों पे रोना आता है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है शो पे कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती थी लेकिन मुझे रोना आ जाता था। कभी कभार वो आपके मूड्स के ऊपर होता है, और कभी कभार इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती थी और आप अंदर से डिप्रेस नहीं होते तो आप अपने आप को कंपोज्ड रखते हैं, आप नहीं रोते। लेकिन जब आप वाकई बहुत नाइव हुए होते हैं, बहुत इस तरह का आपके अंदर ही कुछ चल रहा होता है, सो आपको बस किसी को एक थोड़ा सा चीखने की देर है, कोई ज़ोर से भी बात कर लेता है तो आपका निकल आता है गुबार, और मैं गुबार निकाल लेती हूँ। मुझे अब लगता है मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं दिल में नहीं रखती, मैं किथार्स कर लेती हूँ, चाहे किसी से बात करके, चाहे रो के, चाहे लड़ के, जिस तरह भी निकलना होता है मैं निकाल देती हूँ, रखती नहीं हूँ अंदर। मैंने आपके साथ जब भी शो किया है, आप फ़ोन पे ये भी कर लो, ये भी कर लो, 4 चीज़ें फ़ोन पे चल रही होती हैं ना, है कुछ सी, और मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि यार ये तो मैं तो अपना आप देख रही हूँ। हाँ। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में जो चीज़ है वो ज़बान पे नहीं आ रही होती है, और ज़बान है ना साथ नहीं दे रही होती है। होती है आपके साथ? हुआ ही नहीं है वो 92 का वर्ल्ड कप वाली, वही तो चीज़ हुई है। क्योंकि बंदा कभी ब्लैंक हो जाता है। आप कोई छोटी सी चीज़ का जवाब या सवाल करना होता है तो आप
एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। चाहे आप स्मार्ट भी होंगे ना, आप कभी कभार वैसा बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अंडरकरंट इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। आपने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये जिम्मेदारी भी है, वो भी है। सो कभी कभार लाइव शो में यही तो ब्लंडर्स होते हैं कि भाई इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद ये कर रहे हैं, तो ब्लंडर्स तो होंगे। मैं चाहती हूँ आप लोगों को आज ये भी बताएं कि वो जो टॉक बैक एक बहुत मुश्किल चीज़ है ना, क्योंकि इल्ज़ाम तो लग जाता है, लेकिन एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता कि एक लाइव शो का होस्ट जो है वो क्या क्या चीज़ डील कर रहा होता है। उसको सारा मंजर सामने नज़र आ रहा होता है, कौन सा कैमरा चल रहा है, कौन सा नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, गेस्ट क्यों लेट आया है, उसको सब पता होता है। बट लेकिन वो कैमरे पे बहुत उसको यूँ दिखना होता है। और टॉक बैक में मुसलसल आपको ये होता है कि अभी इतने सेकंड रह गए, अभी ये करना है, अभी ये सवाल। सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ टेल देम कि वो कितनी मुश्किल होती है। मतलब पता है मेरे ऊपर तो उसका इतना बुरा असर पड़ गया। एक तो मैं ऊंचा सुनने लगी हूँ उस कान से, 15 साल से रोज़ ये लगा हुआ होता है। फिर मैं ऊंचा बोलने भी लगी हूँ, मतलब अभी से। फिर बच्चे कहते क्या करें, आहिस्ता बोले, कैसे बोल रही हैं आप। तो और फिर शो करते करते मेरा पेस ही आमतौर पे भी ज़िंदगी में ऐसे ही बोलने का हो गया है। ये बात कि अगर मेरे घर कोई मेहमान आया हुआ और वो धीरे धीरे बात कर रहा है, चाय का कप सिप लिया आहिस्ता, तो मुझे लगता है ज़िंदगी ड्रैग हो रही है। ओह माय गॉड, इट्स अ कन्फेशन। ये जो मॉर्निंग शो होस्ट है ना, या आज कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो गई मॉर्निंग शो करने से। एक ही वक्त में आपके 6000 काम हैं जो आपके दिमाग में सवाल हैं, चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आपको लगता है, मुझे भी यही लगता है बिल्कुल, कि मैं अगर एक वक्त, मेरे बच्चे कहने लगे हैं कि नहीं नहीं आपको परेशान करने में तो मज़ा आता है, क्योंकि आप परेशान ना हो, हमें लगता ही नहीं हमारी माँ है। हाँ, मतलब क्योंकि आदत पड़ चुकी है एक वक्त में 6 काम करने की। बहुत सारी चीज़ें एक साथ, ड्रैग, लिटरली आपको अपनी लाइफ ड्रैग लगने लगती है अगर मेरे पास 4 काम ना हो करने के एक दिन में। हाँ नहीं, वही तो कह रही हूँ कि अभी थोड़ी सी फरागत होती, यार ये कर लेती हूँ, अच्छा चलो प्रोडक्शन शुरू कर देती हूँ, अच्छा चलो फलानी चीज़ कर लेती हूँ, कि टाइम कहाँ कंज्यूम करूँगी मैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो चीज़ होती है। फिर कभी कभार सोना रह जाता है, आराम करना रह जाता है, बहुत सारी चीज़ें और करनी होती है, वो रह जाती हैं। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब आप ये सोचती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, आज मैं सिर्फ अपने लिए हूँ और ये लम्हा मेरे लिए है। और मैं कभी बैठती हैं आपने कभी टाइम वेस्ट किया है, सो कॉल्ड दुनिया की लैंग्वेज में वेस्ट, अपने साथ सेल्फ टाइम क्या करने होता है? लगी हूँ, अब करने लगी हूँ। अकेले बैठ के पूरा अर्तुगल देखा है अपने लिए, अकेले बैठ के पूरी सीरीज ख़त्म की है। कोविड हुआ था ना उस वक्त, तो अकेले बैठना ही था। वो तो जो मेरा बेटी है वो और यासिर तो बिल्कुल बीमार पड़े हुए थे बेचारे, मैं सिम्टोमेटिक थी। उस वक्त टाइम मिला अपने लिए। और कभी कभार हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में कुछ घंटे मैं देती हूँ अपने आप को टाइम। उस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। यू नो व्हाट पीपल थिंक, आप ड्यू टू आवर स्टोरीज एंड स्टफ के अच्छा चले जाएं, मैनीक्योर करा लें, पेडिक्योर करा लें, बाल कटवा लें, ये कर लें, वो कर लें, सेल्फ केयर एंड सेल्फ टाइम। ये सेल्फ टाइम वो नहीं होता। मुझे मजबूरी लगती है सब कुछ। मैं नहीं सैलून में जाके बैठी रहती। सैलून वाले कहते हैं 3 महीने बाद आई हैं आप। मैंने कहा ये नहीं है मेरा सेल्फ केयर। मुझे हील होने के लिए खामोशी चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए। ये नहीं है, सैलून जाना मेरा मी टाइम नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत दफ़ा लगता था कि अगर मैं इससे ये सवाल करूं कि भाई अगर आप प्रोड्यूसर ना होती, अगर आप एक्टर ना होती, अगर आप होस्ट ना होती, तो क्या होती? इसका जवाब हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक नए रुख से बताऊंगी। आप बताएं, अगर ये सब ना होती जो आज हैं, तो क्या होती? आपको क्या लगता है मैं क्या होती? बाद में बताऊंगी। पहले आपका जवाब। भाई देखो, पढ़ाई तो मैंने कुछ और ही की थी। फिज़िक्स पढ़ा, फिर होटल मैनेजमेंट की। हो सकता है मैं आई तो इस फील्ड में पैसे कमाने इसीलिए थी कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए और होटेलियर बनूंगी। तो बाद में जब इस इंडस्ट्री में घुसी, मैंने कहा अल्लाह, ये तो पाकिस्तान में तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। सो मैंने फिर अपनी फील्ड चेंज की। हो सकता है कि फिर मैं शायद डायरेक्शन की तरफ या प्रोडक्शन की तरफ जाती। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं मैं जानती। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या होती? मुझे लगता है आप टूरिस्ट होते। हाँ, ओह माय गॉड, हाँ, ये हो सकता है ना, ट्रैवलॉग कर रही होती हैं आप। हाँ, शायद यही सही। मुझे ट्रैवलिंग का शौक शुरू में नहीं था शाइस्ता, ये बाद में हुआ है।
अच्छा। शुरू में नहीं था, मतलब बिल्कुल। और वो भी शायद इसलिए हुआ कि मेरे अम्मा अब्बा जो थे उनको बहुत शौक था घूमने का, और हम छोटे छोटे होते थे तो हमें घुमाने लेके निकल जाते थे। वो जितने भी पैसे होते थे उसमें बस किसी तरह सलीके से हम घूम लेते थे। लेकिन अब मुझे बहुत शौक है जगहों के बारे में जानने का, पूरी रिसर्च करने का, क्योंकि अब मैं पूरा प्लान करके टूर पे ले तो जाती हूँ अपनी फैमिली को। वैसे ये कितनी कमाल बात है। मैं तो आज तक ट्रैवल एजेंट को कॉल करती हूँ, जबकि वो ज़माना आ गया कि ट्रैवल एजेंट सब अच्छा ये यहाँ जाना है, ये कर दें। लेकिन ये कब से कितने सालों से खुद पूरी बुकिंग्स कराएगी, हर जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वो चीज़ें देखेगी कि यहाँ ये अट्रैक्शन यहाँ है, यहाँ ये जाना तो चाहिए। मैं टिकट्स भी नहीं बुक कराती ट्रैवल एजेंट से, टिकट्स भी मैं खुद ही ऐप पे बुक करती हूँ। अब ये कर करके हो गया है, होटल्स किधर क्या कैसे। सो वो मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आता है। यानी शायद मुझे ट्रैवलिंग में भी इतना मज़ा नहीं आता जितनी उसकी प्लानिंग करने में मज़ा आता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब आप कभी ट्रैवलॉग बनाए ना, तो आपके लिए वो बड़ी, क्योंकि वो काम सारी उम्र आपने किया है ये सारी चीज़ें, तो ट्रैवलॉग, और प्रॉबेबली ये आपके लिए, शायद आपके सेल्फ टाइम के लिए, कभी वो किताबें पढ़ के देखिएगा जिसमें लोग लिखते हैं और अपनी पूरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री लिखते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है तो मुझे रीडिंग का इतना शौक नहीं है, पर मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ जिससे मुझे बहुत नॉलेज गेन होती है। मैं बहुत, जब भी मैं कहीं किसी भी जगह जा रही होती हूँ तो मैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ वहाँ के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। सो वही वाली बात हो गई ना, अब तो रीडिंग और जो सामने आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सो उससे बहुत आप सीखते हैं उस जगह के कल्चर के बारे में, उस जगह क्या क्या चीज़ मौजूद है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ट्रैवलिंग का कौन सा ऐसा पार्ट है जो शायद लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है? हाय, पैकिंग और अनपैकिंग। हाय स्वीट। मज़दूरों की तरह ट्रैवल करते हैं। ज़ाहिर है जब आप कहीं जाते हैं सब सारे काम आप खुद कर रहे होते हैं। अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जिस तरह अटैचियाँ उठा के भाग रहे होते हैं, ट्रेन निकल रही है, बस निकल रही है, तो हम तो एक टूरिस्ट की तरह ही ट्रैवल करते हैं। हम कोई बहुत महंगी गाड़ी हायर नहीं करते और उस तरह हम, ज़ाहिर है जब आप टूरिस्ट होते हैं ना तो आप उस वक्त जो सस्ता खाना नज़र आ रहा होता है वो भी खा रहे होते हैं। अच्छा, हमने ये प्लान किया होता है कि अच्छा इस वक्त हमने, सही है ये बजट है हमारा, तो एक जगह महंगी खा लेंगे, बाकी भी सस्ते सस्ते खाने खाएंगे। सो वो वाली चीज़ें जो एक आम इंसान करता है, पैसे बचाने वाली चीज़ है, वो हम भी करते हैं। अच्छा निदा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी शादी, जैसे अब बिल्कुल डिफरेंट उस चीज़ पे आ गए, यहाँ से ये भी एक तरह की जर्नी होती है। आपका जो स्पाउस होता है उसके साथ आप लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे होते हैं। इस जर्नी में आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, तो आपको वहाँ तक मिक्स होने में, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में मुश्किल हुई? हाँ, बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि अगर मैं अपने मैके की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो ना औरत, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा था कि औरत को आज़ादी और घर में लिबर्टी, वो सारी चीज़ें थी। कभी कपड़े पहनने और उस पर कोई पाबंदियाँ इस तरह नहीं। हाँ, हम खुद थोड़ी लिमिटेशंस में थे, इतने बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं थे। बट जब शादी होके ऐसे घर में जाती हूँ, जो बलोच फैमिली है, सिंधी फैमिली है, एक्सट्रीम पे जो आप तसव्वुर करते हैं उतनी कंजर्वेटिव नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे घर के कंजर्वेटिव, मेरे हस्बैंड की थोड़ी थिंकिंग और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आप जिस घर में इतने साल तक पले बड़े होते हैं उसका रख रखाव, रहन सहन डिफरेंट है, और आप जिस घर में शादी होके गए हैं उसका बिल्कुल आपका हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे जैसा ही होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये है कि मैं भी बिल्कुल जैसी तो उनके हिसाब जैसी नहीं हुई, पर हाँ थोड़ी बीच की चीज़ हो गई हूँ कि मैके जैसी भी नहीं हूँ और बिल्कुल ससुराल जैसी भी नहीं, थोड़ी बीच वाली हो गई हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी शादी में यासिर ने ज़्यादा एडजस्ट किया या आपने ज़्यादा एडजस्ट किया? दोनों ने शायद 60-40 का होगा, 40 यासिर ने किया होगा, 60 मैंने किया होगा, लेकिन यासिर ने भी एडजस्ट किया है, क्योंकि वो भी अपने उस थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर निकल के आया, उसके अंदर चेंजेस आई, लेकिन वक्त लगा, वक्त के साथ साथ। और शुरू में शायद मुझे वो समझ भी नहीं आया था कि उसके साथ टैकल करना कैसे। वो तो जैसे शादी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती गई तो लगा है ये इतना मुश्किल नहीं है टैकल करने में। बीच में मुझे बड़ा मसला होता था कि बड़ा मुश्किल आदमी मिल गया है मुझे, इसको कैसे टैकल करूँ। लेकिन
हर किसी को टैकल करने का तरीका अलग होता है, मुझे लगता है। आपने नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसको डील कर रही हैं आप। शादी जल्दी उम्र की आप कहती हैं कि होनी चाहिए या मैच्योर होने के बाद होनी चाहिए? अब मैं ये कहती हूँ कि शादी हो जानी चाहिए 23-24 में। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अब ये लगता है कि आप जवान हैं, आपके बच्चे जवान हैं। वो बहुत अच्छा पार्ट होता है ज़िंदगी का, कि जब आप अपने बच्चों के जनरेशन गैप आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं लाइफ। आप जब आपके बच्चे हों, आप उनके बच्चों के साथ ऐसी भाग दौड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके गोडों में दर्द नहीं होता ना। तो वो मुझे ऐसा अब लगता है कि टाइम पे हो जानी चाहिए। जल्दी पढ़ाई ख़त्म करना, मैंने अम्मी को देखा था कि जल्दी मैट्रिक करा दिया, जल्दी पढ़ाई ख़त्म, मतलब बीच में गैप नहीं लेने दे रही, जंप्स करा रही। मैं अम्मी को कहती थी इतनी जल्दी क्या है आपको? जैसे हम बाहर चले गए थे तो वापस आए तो अम्मी ने कहा नहीं मैं क्लास नहीं मिस करने दूंगी, जंप करा के दूसरी क्लास में डलवा दिया। सो मैं अम्मी को सब देखती थी, अम्मी को भी शायद यही लगता था कि पढ़ाई ख़त्म हो जाए, सेटल हो जाए, फिर शादी हो जाए। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं फाइनेंशियली सेटल थी, मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, और मेरी शादी हुई थी 23 साल में। अभी शायद लड़कियों को लगता है कि 23 साल या 22 साल बहुत छोटी उम्र है शादी की। अगर आपकी 23 साल में शादी हुई थी तो आप कब से काम कर रही थी? 19 साल से। 19 साल से मैं काम कर रही थी, और मेरे पास जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस था। अम्मी ने मुझे जमा करना सिखाया था कि ऐसे जमा करना है, हर चीज़ उड़ा नहीं देनी है, कितना % जमा करना है, ये सब ट्रेनिंग अम्मी की थी। और मुझे अब याद आती है ये कि उन्होंने बता के ट्रेन नहीं किया। और आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपकी शादी की लास्टिंग के लिए आपको क्या लगता है कि कितना काम आया? आता है काम यार। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके बैंक में पैसे होते हैं ना, सो आपका ना एक, आपको जाने अनजाने में आपको लगता है कि आपके पास एक बैक है। आपके वालिदैन उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या नहीं है। अगर आप अपने पैर पे खड़े हैं ना, तो आप ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करते। इट इज़ बिटर बट इट इज़ अ रियलिटी, Yes. एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फैक्ट कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना, ये पैसा, बैंक बैलेंस या कुछ, ये वो जो एतमाद, वो चीज़ जो आपको आपकी देती है। पर्सनैलिटी में आता है। मैंने कहा ना, आप अपने साथ बुरा नहीं होने देते, वरना बहुत सारी औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, ना जायज़ बर्दाश्त करती हैं, ना बहुत नाजायज़, सिर्फ इसलिए क्या करूँगी, बच्चे रुल जाएंगे मेरे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सह लूँगी, दर बदर तो नहीं होंगी। तो उस चक्कर में वो बहुत नाजायज़ बर्दाश्त करती हैं। सो निदा, फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज से टर्न हुई मैच्योर, और अब हर लाइफ में, हर कपल की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे टाइम आते हैं। बिल्कुल। सो जो बुरा टाइम आया, जहाँ आप कमज़ोर भी पड़ी होंगी कभी, सो उसको डील करने में तुम्हें लगा कि पहले मैं उस तरह से बेटर डील नहीं करती थी, अब इस मैच्योर एज में ज़्यादा बेहतर डील कर लेती हूँ? मेरी अम्मी पता है मुझे क्या कहती थी? मेरी अम्मी कहती थी कि एक सर्टन एज में जब मैं उनसे शिकायत करती थी या कुछ कहती थी कि ये हो गया, ससुराल में ये हो गया, मियाँ ने ये कह दिया, कहती थी तुम्हें ना बाद में इन सब बातों पे इतनी हंसी आएगी। और मुझे वाकई अब इस एज में उन सब बातों पे इतनी हंसी आती है कि हम इतनी छोटी छोटी बातों को, हमें लगता था एक सर्टन एज पे हमें लगता है बहुत बड़ी बात है, और वो बड़ी बात नहीं होती। जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आप बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं जिसको इशू नहीं बनाना होता, और आप एक छोटी एज में, इमैच्योर एज में उसको इशू बना रहे होते हैं। और मुझे अम्मी की बात आज गूंजती है मेरे कानों में कि यार अम्मी कितना सही कहती थी, फिर तुम हंसोगी अपने ऊपर, ये हो गया इसलिए ये हो गया, इतनी सी बातों पर ऐसे पट आंसू गिरने लगते थे, ऐसे दिल टूट जाता था, जो कि अब लगता है कि कोई बातें ही नहीं थी। सो शायद यही घंटी होती है मैच्योरिटी की, कि आप कौन सी बातें हैं जिनको जाने दें, इसको इशू नहीं बनाना, जाने दें। बहुत सारी बातों के निकल जाने से ना ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। आप लड़ते हैं, मरते हैं तो क्या होता है, घर में माहौल बुरा होता है तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो रही होती है, बल्कि आप छोटी सी बात को पी जाएंगे। वो आप ख़वातीन को क्या कहेंगी कि आपकी आप जॉब पे हों, चाहे वो होस्ट हों या प्रोड्यूसर हैं या जो भी आपका रोल है, आप ख़ुद कुछ कर रहे होते हैं
तो आपकी शादी ज़्यादा सेहतमंद रहती है, ज़्यादा लास्ट करती है। आप अपनी, चूँकि आपका फोकस सिर्फ एक इंसान के ऊपर, उसके उठने बैठने से लेके उसके कफ को ऊपर करने से लेके, कब जब हम पिकी होते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे होते हैं। सो अच्छा, जो बहुत सारी ख़वातीन बिल्कुल ख़याल बहुत रख रही होती हैं अपने घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, और अगर वो कहीं चली जाती हैं 2-4 दिन के लिए, मैके चली जाती हैं, तो उनकी याद सताती है घर वालों को, क्योंकि उन्होंने अपना इतना आदी बनाया होता है, मैं इसको इस तरह लूँगी। तो उनकी भी अपनी एक वैल्यू होती है कि उनके बगैर घर नहीं चल सकता। होम मेकर्स बिल्कुल, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ होता है और घर की एक एक चीज़ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली होती है, वो 4-5 दिन के लिए कहीं चले जाए ना, तो घर वालों को महसूस होता है कि हाय, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और वो खातून जो थोड़ा थोड़ा काम भी करती है, थोड़ा थोड़ा घर भी देखती है, कभी कभार खाना भी पकाती है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। सो अपनी वैल्यू ना औरत को खुद बनानी पड़ती है। अब वो कैसे बनाती है, ये वो उसकी जादूगरी है। सही बात है। ये अपनी लाइफ की जो डायनेमिक्स है ना, वो आप खुद तय कर रहे होते हैं, और कोई फार्मूला ही नहीं है। हर घर की अलग कहानी होती है, अलग कहानी होती है, जैसे हर जिंदगी की अलग कहानी होती है। बिल्कुल। अभी आप अपनी अम्मी की बात कर रही थी, तो मेरी दादी एक बड़ी अच्छी बात कहा करती थी, अब मुझे वो रियलाइज़ होती है, बिल्कुल सही कहती थी कि कामयाबी जो होती है वो उसके सिर्फ ये लोगों को वो नज़र आती है जो आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसके ख्वाब पूरे हुए होते हैं ना, उसके पीछे कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके ख्वाब अपने मर गए होते हैं। तो किसी को कामयाब कराने के लिए आपको अपनी बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो होम मेकर जो होती हैं, वो चाहे उनके घर में उनके हस्बैंड आगे बढ़ रहे हों, बच्चे आगे बढ़ रहे हों, या कोई और बहन भाई आगे बढ़ रहा हो, अपने ख्वाब आपको शायद सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और हर एक में ये हौसला नहीं होता, मैं कहती हूँ तप्पड़ नहीं होता। हाँ, तप्पड़ नहीं होती। प्रॉबेबली हम शायद सेल्फिश होते हैं, तो हम अपने ख्वाबों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम बाकी सारी चीज़ें ज़रा बेहतर कर देते हैं अपने आसपास की। लेकिन वो ख़वातीन जो किसी के ख्वाब पूरे करने के लिए अपने ख्वाब को ख़त्म कर देती हैं, और हर माँ करती है ये। अच्छा, मैं बताऊँ, कुछ लोगों का ख्वाब यही होता है, मेरे बच्चे, मेरा मियाँ, मेरा घर। उनकी प्रैक्टिस इसी तरह होती है, उन्होंने ख्वाब नहीं देखे होते उस तरह, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को यही करते हुए देखा होता है। उन्होंने उनके अंदर जो इंड्यूस किया गया होता है, उनकी परवरिश में ये चीज़ शामिल होती है कि यही तुम्हारा ख्वाब है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा ख्वाब है। जो ख्वाब देखती हैं ना लड़कियाँ, कहीं ना कहीं उनकी माँ ने भी ख्वाब देखा होता है, और अगर माँ नहीं कर पाई होती ना सो वो किसी तरह अपनी बेटी का चाहती है कि वो आगे बढ़े, वो करे जो वो नहीं कर, मतलब खुद माँ नहीं कर पाई। सो ये हर घर के हिसाब से वैरी करता है। कुछ लोगों को काम करने का शौक भी नहीं होता शाइस्ता, और उनको ज़िंदगी में मजबूरन काम करना पड़ता है, उनको बाहर निकलना पड़ता है मजबूरी के तहत। हस्बैंड की नई जॉब होती, या हालात घर के ऐसे नहीं होते, और वो मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, कहती हम नहीं काम करना चाहते, अब हम थक गए हैं, हम कब से काम कर रहे हैं। सो डिपेंड करता है। सो अगर निदा से कभी ये कहा जाए कि अच्छा सा करियर वरियर छोड़ दो, बस घर में बैठो, नहीं बैठ सकती, बीमार हो जाऊंगी, बैठ ही नहीं सकती। मैंने यासिर को यही कहा था, मैंने कहा अगर मैं घर पे बैठ गई ना तो तुम्हारा तो जीना हराम कर दूंगी मैं, सोच लो क्या चाहिए कि जीना हराम करने वाली बीवी चाहिए या खुश घर में रहने वाली बीवी चाहिए। सो फिर उसको हथियार डालने पड़े, उसको चाहिए तो वो बीवी थी, वो स्लीव्स ऊपर करने वाली, बिल्कुल खाना तैयार, कढ़ाई पकी हुई है, गरम गरम फुलके आ रहे हैं रोटी वाले, उसको चाहिए वो थी। पसंद मैं आ गई, उसको दिल आ गया, क्या करे वो, पर उसको ये भी पता था कि ये तो ऐसी वाली बीवी नहीं बन सकती। अच्छा दादा, अम्मा से कभी कभी लोग जब ज़िंदगी से चले जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में होते हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, और मैं अपने आप को ये रोज़ बात याद कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतने कामों के बावजूद आई हैव टू कन्फेस, प्रॉब्ली मैं शायद अम्मा के लिए इतनी टाइम उस तरह से नहीं निकाल पाती। बट एनीवेज, जब आपकी वालिदा की डेथ हुई, सो उसके बाद वही आप जो अभी कह रही थी, आई कुड सी कि जब माँ बनने का वो होता है, अपने बहन भाइयों की बड़ी बहन प्रूव करना होता है, तो उस वक्त मैं बन भी जाती हूँ। सो उस कमी को दूर करने के लिए लोग कहते हैं कि माँ चली गई तो घर ख़त्म हो गया माँ का। आपके फादर मौजूद हैं माशाल्लाह, आपके भाई हैं उस घर में, बट क्या आप उस तरह से उतने अक्सर जाती हैं अब?
उस घर में? नहीं, अम्मी के होने से एक अलग अट्रैक्शन थी घर में, और अम्मी को हमारी ज़रूरत भी थी। अम्मी बेडरिडन हो गई थी, बीमार हो गई थी, सो उनकी ज़रूरत के तहत हम ज़्यादा जाते थे, हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उनकी तरफ। अम्मी का हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होता था, तो बारियाँ होती थी, अब इस बहन की, इस भाई की बारी है, सो उसकी वजह से हम उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, तबीयत की वजह से भी। और पता नहीं, माँ में एक अलग अट्रैक्शन होती है, वो खींचती हैं अपने तरफ। तो जब दिल उदास होता था तो अम्मी के पास बिस्तर पे जाके लेट जाना, कुछ नहीं बोलना, बस उनके सराहने लेट के जो एक सुकून मिलता था, आई डोंट नो, पता नहीं, बाप में वो अट्रैक्शन नहीं होती, मुझे लगता है, जो अम्मा में होती है। नाराज़ ना हो जाए अब्बू, अब्बा में भी है, लेकिन शायद माँ का एक अलग ही चीज़ होती है कि वो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मुझे लगता है माँ की जो जिम्मेदारियाँ हमारी सोसाइटी ने उसको दी है ना, वो सारी चीज़ें हमारे देखना, एक दिमाग में भी वो है कि सुबह से अम्मी ने उठना है, ये करना है, ये करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाप, बेचारे बाप भी बहुत, मेरे अब्बू ने ज़िंदगी में बड़ा हार्ड वर्क किया है हमारे लिए। सो अगर अम्मी ने हम टाइम दे रही होती थी तो बेचारे अब्बू नॉन स्टॉप काम कर रहे होते थे, और वो सारी ज़िंदगी काम जो अब्बू करते हैं ना, वो हमें नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है शाइस्ता, हम ना बड़े मतलबी हैं। हम जब अम्मी के पास भी जाते हैं ना, तो करीब लेटे होते हैं ना, तो हम अपने लिए ही होते हैं, हमें वो सुकून मिल रहा होता है। वेरी राइट। हम अम्मी के लिए नहीं होते, हम अपने लिए लेटे होते हैं कि अम्मी के करीब उनकी खुशबू आना, वो हमें सुकून दे रही होती है, वो हमें, हमारे लिए मेडिटेशन का काम कर रही होती है। सो वो, हम बड़े सेल्फिश हैं, ये हम अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे होते, हमें उनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो खुद बेड पे ही पड़े हैं। मेरी अम्मी तो, अल्लाह का शुक्र है, आखिरी वक्त तक अम्मी का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो कोई मशवरा है, कहीं ज़िंदगी में फंसना है, तो अम्मी इतनी अच्छे मशवरे और इतनी अच्छी जवाब देती थी हर बात के, कि मैं तो जब भी गई हूँ अम्मी के पास, बीमारी में भी, तो उनसे कुछ सीखा ही है मैंने। तो मतलब एक गो टू प्लेस होती है ना, आप गए और आपने बस अपना सब कुछ, वहाँ कुछ बोला भी नहीं फिर भी समझ लिया, ये आपको यकीन इंतकाल के बाद ना, मैंने उनका बेडरूम सेट अपने घर ले आई हूँ मैं, कि जब वो वाला फीलिंग मुझे चाहिए ना, उस बिस्तर पे आके बस लेट जाऊँ। उस कमरे में अब कोई नहीं होता, वो कमरा खाली है अब, लेकिन अगर मुझे अम्मी की याद आती है, मुझे महसूस होता है ना, तो बस मैं उस बिस्तर पे जाके लेट जाती हूँ। और वो जो सुकून अम्मी के पास लेटने का 100% तो नहीं मिल सकता, 30% मिलता है, लेकिन मुझे उधर के यहाँ आप बिल्कुल सही। और वो चीज़, सेंटिमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं चीज़ों की, कि ये मेरी माँ ने कड़ा पहना था, ये मेरी माँ के स्टड्स हैं, कुछ भी है वो जो चीज़, हालांकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मेटल के ही हों और कोई ख़ास डायमंड हो उसमें, ज़रूरी नहीं है, बस वो चीज़ जहाँ वो इसीलिए शायद हमें वो, ये जो रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। मुझे लगता है कि जैसे माँ के साथ तो हम बहुत एहतराम और प्यार वाला और बहुत, लेकिन अब्बा का हम आज भी कभी कभी चीज़ों पे ना मजाक भी उड़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मैं कभी सोचती हूँ क्या इन्हें कैसा फील हो रहा होगा। मेहनत तो इन्होंने शायद अम्मा से ज़्यादा की है, मगर क्रेडिट सारा अम्मा को मिल रहा है ना, ये हो जाता है। मुझे तो, मेरे अम्मा अब्बा ने तो बराबर ही मेहनत की है, और अम्मी ने डबल इसलिए की है कि ज़ाहिर है हमारी भी सब चीज़ें देखी हैं, हमारी पढ़ाई से लेकर, हमारी शादियों से लेकर, अरेंजमेंट से लेकर, अम्मी ने बहुत कंपैरेटिवली अब्बा के ज़्यादा काम किया है उस हवाले से देखा जाए तो। और अब्बू को भी खुद एहसास होता है कि घर बनाने से, मज़दूरों के साथ खड़े, सर पे खड़े होकर घर बनाने से लेके हर चीज़ तक वो सारी जिम्मेदारी अम्मी ने निभाई। मल्टीटास्किंग होती है औरत। अच्छा, आपकी अम्मी जितनी मुझे याद है वो साड़ियाँ पहना करती थी ना? हाँ, साड़ियाँ भी पहनती थी ज़्यादातर। एक ज़माना था कि बहुत साड़ी ही पहना करती थी बस। सो वो नहीं हुआ साड़ी, ये बहन रख ले, तुम ये वाली रख लो, मैं ये वाली, या उन्होंने अपनी लाइफ में दे दिया? नहीं, साड़ियाँ बटी हैं, बहनों में बटी हैं। कुछ बहनों मतलब लाइक बारी, मतलब कुछ बहनों को गई हैं, कुछ बेटी को गई हैं, कुछ बहू को गई हैं, इस तरह हुआ है, ऐसा हुआ है। अच्छा निदा, हमने ये भी देखा कि आप, हर बंदा ग्रूम होता है। जब मैं जिस तरह से आई थी, मैं अपनी मिसाल कह दूँ, बहुत सारे और लोग हैं, हम सब ग्रूम होते हैं टाइम के साथ। आपने अपने लहजे पे, अपनी प्रोनंसिएशन पे, अपनी कपड़ों पे और अपने सब्सटेंस जो बोल रही होती हैं आप,
बड़ा उसमें अपने आप को चेंज किया और इम्प्रूव किया, सो ये क्रेडिट आपके बाद किसको जाता है? मेरे बात तो नहीं, मैंने खुद ही यार बहुत सारे ऐसे, जैसे कोई ना कोई एक मशवरा दे गया। फॉर एग्जांपल उमर सईद मिले मुझे, तो उमर सईद ने कहा तो मैं कपड़े दूंगा लेकिन उसका ज्वेलरी नहीं पहनना। पहले मैं बहुत हर ज्वेलरी भी पहन ली, तो फूल भी लगा लिए, तो बाल भी कर्ल कर लिए, सीधे बाल रखना, और जो है ज्वेलरी नहीं पहनना। मैंने कहा ठीक है, एक बात अच्छी लगी उनकी, समझ आ गई। फिर इसी तरह कोई और भी एक्सपर्ट आया, कोई बात कोई कह के चला गया। यहाँ तक कि मैंने अगर कोई इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस गलत किया तो कोई एक ने मुझे मैसेज करके बोल दिया, मैंने कहा थैंक यू सो मच। सो कभी कभार ऐसा भी होता है, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, आपको हर चीज़ नेगेटिव नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने तो इस तरह लोगों से बहुत सीखा। मुँह से कोई गलत वर्ड निकल गया, उसी वक्त मैसेज आ गया, निदा इसको इस तरह प्रोनाउंस करो। सो फिर मैं बहुत कॉन्शियस हो गई। फिर कोई चीज़ पढ़ने से पहले, क्योंकि देखो हमारे पीछे भी जो लोग बैठे होते हैं ना, वो भी एक जिस तरह की सैलरी स्केल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो भी कोई बाहर से पढ़कर आए हुए हों, और उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। जो हमारी पूरी रिसर्च टीम होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको खुद सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने जितनी दुनिया देखी होती है उतनी आपकी बाकी जो आपके सारे होते हैं उन्होंने नहीं देखी होती। ज़ाहिर है, फिर आप अर्न कर रहे होते हैं तो आप अपने ऊपर खर्च भी कर रहे होते हैं, आप दुनिया जा रहे होते हैं, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत ग्रूम होते हैं। फिर आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप मैच्योर होते हैं, और कभी कभार एक सर्टन एज में आपको सीखने का शौक़ हो जाता है। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मुझे अब जाके सीखने का शौक़ है। शायद 20s में मेरे ऊपर और इतनी जिम्मेदारियां थी कि बस मैं वो ही निभा रही थी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करती गई, फिर मुझे आया कि मैं अपने क्राफ्ट पे क्यों ना हार्ड वर्क करूं, क्यों ना सीखूं जो मुझे मेरी ज़रूरत है काम की। मैं कभी कभी बड़ा रिग्रेट करती हूँ कि हाय मैंने उस वक्त बिज़नेस क्यों नहीं पढ़ा, मैंने फ़िज़िक्स क्यों पढ़ लिया, मैंने उस वक्त फ़लानी चीज़ क्यों नहीं पढ़ी, मैंने वो क्यों। क्योंकि जो आपको करना है ना ज़िंदगी में, जो आजकल की जनरेशन को पता है उनको क्या करना है, मेरी जनरेशन को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हम तो बस जिस रुख पे चले गए, जो नंबर जिधर ले गए हमने वो किया। सो ये आपको थोड़ा सा देर में समझ आता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस शुरू किए इस इंडस्ट्री में रहते हुए। उनको उसके पीछे और थॉट्स भी हो सकती हैं, बट एक तो मेजरली होती है कि जी आपके एक दूसरा जरिया होगा आमदनी का। बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? या मैं ये समझूं कि आपकी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो एक तरह का आपका बिजनेस ही है? देखिए, एक तरह से मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ था कि भाई इतने बजे आपको घर आ जाना है। सो एक तो मैं बिज़नेस करने का इसलिए नहीं सोच सकती थी क्योंकि आप बिज़नेस करते हो उसको टाइम देना पड़ता है। तो एक आप जॉब अलग कर रहे हैं और उसके बाद आपके ऊपर 3 अलग अलग एज के बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। सो आप फिर दूसरी तरफ टाइम नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता था, 2 प्रोडक्शंस तो मैंने ऐसे की जिसमें मैं सिर्फ इन्वेस्ट करती थी, मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, एक प्रोडक्शन ऐसी की जिसमें मैंने होल सोल काम किया। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है, जब उसके साथ धोखे हो रहे हैं प्रोडक्शंस में या उसका पैसा खाया जा रहा है, मेरा पैसा खाया जा रहा है, तो मुझे फिर उसमें मजबूरन कूदना पड़ा। मगर मैं इसलिए अपनी जॉब के अलावा कहीं और टाइम नहीं दे सकती थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी। अब ऐसा लगता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हुई हैं तो अब अगर मैं बिज़नेस करती हूँ तो मैं कह रही हूँ ना, मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उस वक्त बिज़नेस क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैंने, जैसे तुमने मेडिकल किया, तो तुम्हारी ये वो चीज़ अभी काम आ रही है, वो रायगा नहीं गई। शाइस्ता ने उस वक्त डिग्री ली थी, इतनी पढ़ाई की थी, तो वो रायगा नहीं गई। अब उसकी ये उसकी ज़िंदगी का एक एंड रोल है। तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाएगी, ये तुम बिज़नेस चला सकती हो। मेरी एक सर्टेन एज के बाद ये होगा कि मैं मॉर्निंग शो नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए। सो मैं रिग्रेट करती हूँ कि उस वक्त कोई ऐसी डिग्री होती जो अभी मेरे काम आती। हमारे यहाँ एक अजीब डिफरेंट है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो मेंटालिटी मौजूद। अरे ये तो आंटी हो गई हैं, अरे ये तो आंटी हो गई हैं, इनके तो कपड़े लाल अभी भी पहनती हैं, अभी भी लाल लिपस्टिक लगाती हैं, ये ड्रेसअप तो टीनेजर्स की तरह होती हैं। सो मैं तो अपनी इस एज को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ शाइस्ता। उसकी रीज़न ये है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया ज़िंदगी में। तो जब हमारी टीन्स थे, मैंने कहा ना, मैंने 19 साल से काम करना शुरू कर दिया था, 20s थे तो हम अपनी एम्पायर बनाने के लिए कतरा कतरा जमा कर रहे थे। यहाँ से भी बचाना, वहाँ से भी बचाना, अपनी पसंद की चीज़ें नहीं ख़रीदना, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई,
प्रोडक्शंस करनी है, तो हमने तो प्रोडक्ट नादानियाँ वगैरह प्रोड्यूस भी किया ना, तो बहुत हार्ड वर्क किया उस ज़माने में। उसमें तो ना अपने आप को कभी टाइम दिया, ना कोई कभी महंगी क्रीम मुंह पे लगाई, बस मुंह धो लिया, यही काफ़ी है। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकलना शुरू हुआ और लगा कि अच्छा ये जिम्मेदारी पूरी हो गई, घर बन गया, अच्छा गाड़ी भी आ गई, अच्छा बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हो गई, अच्छा ये भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गई, तो शीशे में अपने आप को देखा कि चलो अब अपने ऊपर तवज्जो देते हैं। और उस तवज्जो देने की वजह से बेहतर, जो कहते हैं ना इतनी सर्जरियाँ करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, अब हमने अपने आप को टाइम देना शुरू किया है। तो हमें समझ आया है कि अब हम स्क्रीन पे कैसा मेकअप करेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। तो मैं तो अभी भी रेड कलर पहन, मुझे बहुत आजकल मुझे रेड कलर इतना अच्छा लग रहा है, वो भी पटाखा रेड नहीं, ज़ख्मी कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं तो मेरी अम्मी भी ऐसी थी, मेरी अम्मी ने सारी उम्र मेकअप नहीं किया, सर झाड़ मुंह फाड़ पीटीवी पे चली जाती थी, ब्रश भी नहीं करती थी, ना लिपस्टिक लगानी, अगर उनको रूज कहती थी, बड़ा शौक था, ये लगाया और निकल गई। लेकिन जब वो एक सर्टन एज पे आई, वो ज्वेलरी भी पहनती थी, वो लिपस्टिक डार्क भी लगाती थी, वो ऑरेंज और रेड कलर के कपड़े भी पहनती थी। वो कहती थी अभी तो टाइम मिला है अपने आप को टाइम देने का, तो अपने आप को पैम्पर करने का। मेरी भी वही ज़हनियत है कि अब तो टाइम मिला है मुझे, क्यों ना करूँ मैं। नहीं, हमने देखा कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपने अंदर जैसे बोलने में लाई हैं, चीज़ें करने में लाई हैं, उस तरह से आपके हुलिये भी उस तरह से चेंज होते हैं, आपका टायर डिफरेंट होता जाता है। बट निदा, हाउ डू यू किस तरह से आपको लगता है कि आज से 20 साल बाद अगर निदा टीवी नहीं कर रही होगी, अगर निदा मॉर्निंग शो नहीं कर रही होगी, तो निदा क्या कर रही होगी? निदा कुछ तो कर रही होगी, क्योंकि निदा बैठने वालों में से है नहीं। निदा कुछ तो करेगी, निदा फारिग नहीं बैठेगी, क्योंकि वो ब्लड में ही नहीं है मेरे फारिग बैठना। और मैंने अपनी अम्मी को देखा है, जब वो रिटायर हुई थी और कंप्यूटर के आगे जाके बैठ गई थी ना, फिर वो बैठ गई थी। व्हील चेयर पे आना, बिस्तर पे मतलब बेड रिडन हो जाना, वो अम्मी को बैठना नहीं चाहिए था। अम्मी ने जो जॉब वॉब छोड़ी और कुछ और नहीं किया ना ज़िंदगी, ये जो बैठना होता है ना रिटायरमेंट के बाद, वो बहुत मुश्किल होता है। वो मुश्किल भी होता है, न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि वो आपको मज़ीद बूढ़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा तो नहीं इस वक्त क्या करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब वक्त पड़ता है ना तो मेरा दिमाग और तेज़ चलने लगता है कि क्या करना है। लेकिन कोई ना कोई ग्राउंड तो बनाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्या करना है, फ्यूचर प्लान क्या है मेरा। हो सकता है कि बच्चों को हेल्प करूँ उनके करियर्स में, अगर वो बिज़नेस करना चाहें तो उनको हेल्प करूँ, कुछ ऐसा है, करना तो है कुछ, खाली नहीं बैठूँगी। प्रोडक्शंस कर सकती हूँ, बहुत प्रोडक्शंस का एक्सपीरियंस है मुझे, कोई ना कोई इस तरह का काम कर सकती हूँ अपनी फील्ड में। जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसमें जाऊँगी, मैं कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगी, ज़ीरो से नई ज़िंदगी को शुरू करना चाहूँगी। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अब तक बड़ा पछतावा होता है कि यार ये चांस नहीं लिया मैंने लाइफ में, और पछतावे होते हैं आपको? मैं अब कह रही हूँ ना, मुझे अब ये पछतावा होता है, मुझे बिज़नेस पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ लेकिन मैं डरती हूँ बिज़नेस करने से, कि मुझे थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैं कोई सोचूं अच्छा जी इन्वेस्टमेंट तो खुद कर लेती हूँ, अपनी जो जमा पूंजी है वो लगा देती हूँ, मुझे ये रिग्रेट होता है कि मुझे कोई ऐसी डिग्री लेनी चाहिए थी जो मेरे अब काम आती। मुझे याद पड़ता है कुछ दिनों पहले, हम प्रॉब्ली 1-1.5 साल पहले कभी हमारा डिस्कस हो रहा था, तो आप सैलून में भी एक दफ़ा इंटरेस्टेड थी कि सैलून भी खोल सकती हूँ मैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं फिर, क्योंकि वो आप जो काम शुरू करें ना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे आपके क्लिनिक से माशाल्लाह, सो आपको बेसिकली पता है, आपको डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर्स हायर करने के लिए भी आपको पता है ना कि कौन सी मैं अच्छे डॉक्टर्स को हायर कर रही हूँ, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को जानती हो अच्छे से। तो अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे दूसरे बिजनेसमैन आ जाते हैं प्रोडक्शंस में, उनको फिल्मों में और ड्रामों में कैसा पैसा लगाना है उनको पता ही नहीं होता, उनको कितने सारे लोग लूट के खा जाते हैं। अच्छा निदा, मॉर्निंग शो करते हुए जब कोई गेस्ट आप लोगों के पास आता है और लोग कहते हैं जी मॉर्निंग शो वाले जो है ना अपनी रेटिंग के लिए उसको रुलाना भी चाहते हैं, और फिर उसको वो जो भी वॉटेवर जो करेंसी होती है उन दिनों की, जो टॉपिक होता है उन दिनों का, उसके ऊपर खेलना चाहते हैं, तो ये तो रेटिंग के लिए होता ही है। अच्छा, मैं पता है बड़ा मिक्सअप हो गई ये चीज़। देखो हर किसी का अपना एक स्टाइल था। जैसे माया का स्टाइल था, माया के शो पे जब लोग आते थे तो वो अपने दिल की दुखड़े उससे शेयर करते थे, उसका एक स्टाइल था। नादिया खान का अपना एक स्टाइल था, वो मेहमान के साथ कैजुअल बातें करती थी। शाइस्ता का अपना एक स्टाइल था, निदा का अपना एक स्टाइल है।
इन लोगों ने मॉर्निंग शो को सबको मिक्स कर दिया है कि सभी ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। हर पर्सनालिटी का अपना अपना एक तरीक़ाकार था। कोई फार्मूला नहीं था कि सभी रुला रहे हैं और सभी कह रहे हैं रो। मैंने तो बहुत रोने वाले शोज़ ही नहीं किए। मेरी नेचर ही नहीं है ऐसी। हाँ, एक आध दफ़ा मैंने कहा ना कि कभी कभार आपको डिप्रेशन होता है, आपको छोटी सी बात पे भी रोना आ जाता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है उन दिनों। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जो मेरे आंसू फ़ौरन टप टप गिरना शुरू हो जाते हो। लेकिन लोगों ने ना बड़ा मिक्सअप कर दिया है, सबको मिक्स कर दिया है। और उन्होंने एक ही वो कर दिया कि मॉर्निंग शो होता ही ऐसा है, होते ही जादू टोना है, होता ही जन्नात है। देखिए ना, पूरा एक ड्रामा बना हुआ है मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर, और जो चल रहा है आजकल कि जी उनकी लाइफ में ये होता है, फिर वो कहती हैं कि जी रेटिंग के लिए तुम रो 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 रो, वो दिखाया गया है। इन्होंने एक इमेज बना लिया है अपने दिमाग में, मगर ऐसा नहीं होता। सबके अलग। आपने कभी नादिया को देखा है किसी को रुलाते हुए? नादिया खान ने तो कभी नहीं उसके सामने बैठ के कोई, वो तो हंसते हंसाते शो शुरू करती थी, हंसते हंसाते शो खत्म होता था। वो भी तो मॉर्निंग शो था। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमने जो कंपटीशन मुझे रिग्रेट नहीं है। नहीं, हमने कंपटीशन दिया कि शादियां करवाई या कुछ भी कराया, तो फिर वो जो नादिया की स्पॉन्टेनिटी है, जो उनकी असल में स्ट्रेंथ है, वो लोगों को दूसरी तरफ इंटरेस्ट बड़ा लगने लगा। यार ये तो बड़ा मज़ेदार कंटेंट है, 6 7 8 10 औरतें हैं, शादियां भी हो रही हैं, शादी तो हमेशा बिकती है। शाइस्ता, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपकी जो मासेस है ना, जो आपकी औरत है, उसके पास ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट क्या है? ख़ानदान में शादी होने वाली है ना, बस किसी इवेंट पे जाना, शादी में जाना, ढोलकियों में जाना, उसके पास एंटरटेनमेंट यही है। हमारे यहाँ कोई क्लब्स थोड़ी जाती हैं औरतें, कमेटी पार्टियाँ थोड़ी हो रही होती हैं एलीट क्लास की तरह। तो उनकी ज़िंदगी की पूरी एंटरटेनमेंट शादी। और अगर सुबह सुबह उनको शादी नज़र आ रही होती है, यकीन माने मुझे खुद कभी कभार शादियों में जाने का दिल चाहता है, वहाँ कोरमा खाऊं, वो वाली बिरयानी, वो तो उनको एंटरटेनमेंट लगती थी। शाइस्ता, उस वक्त रेटिंग आती थी तो हम करते थे। अब जबकि आपको पता है कि शादी वीक करने में हमारी टीम का क्या हाल होता था। वो लोग रात रात भर घर नहीं जाते थे, सेट लगाने में बिजी होते थे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, हम खुद थक जाते थे, मेरे तो निशान पड़ जाते थे वो जो भारी कपड़े पहन के शादियों के, यहाँ भागना वहाँ भागना, ये ढोलकी। बैठ के शो करना कितना आसान लगता है, एक बंदे को सामने बिठाया, एसी में बैठे हुए, शादियों में डांस भी हो रहे हैं, ये कितनी मेहनत का काम था। मगर क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए हम करते थे, इसलिए हमने किया। जब हमें लगा कि अब लोगों को पसंद नहीं है तो हमने वो करना बंद कर दिया। यही फॉर्मेट है मॉर्निंग शो का। हाँ, लेकिन जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने मॉर्निंग शो पे आने से मना कर दिया कि जी हम नहीं मॉर्निंग शो है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी। सो उनसे फिर जब आप मुख्तलिफ इवेंट्स में मिलती हैं या कहीं बातचीत हुई, तो आप कभी कहती हैं कि मेरी टीम ने फ़ोन किया, आप आए नहीं? ऐसा कोई है नहीं अभी तक जो नहीं आया हो मेरे शो पे, सब आ चुके हैं। देखिए पता है क्या, अब अगर आप शादी भी कर रहे होते ना, उसमें आप किसी एक सेलिब्रिटी से बात नहीं कर सकते इस तरह बैठ के, जैसे आप मुझसे भी बात करिए, मैं अकेली हूँ, हमारी आराम से बात हो रही है। जब हम ऐसे शोज़ करते हैं जिसमें सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको पूरा मौका मिलता है बात करने का, तो वो आराम से आ जाते हैं। या उनको अपने ड्रामे प्रमोट करने होते हैं, या उनको अपनी फिल्म प्रमोट करनी होती है, तो वो आराम से आ जाते हैं, या उनको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। नहीं निदा, क्या ये हकीकत है कि अगर 1-to-1 वाला शो होता है तो वो जो मॉर्निंग शो का जो एसेंस है, या मॉर्निंग शो की पूरी टीम जिस तरह का शो चाहती है, इंक्लूडिंग होस्ट, कि जी ड्रैग ना हो, बस ये इस तरह का शो जिसमें रेटिंग, तो वो मिलना मुश्किल होता है। रोज़ नहीं कर सकते आप इस तरह के एक सेलिब्रिटी को बैठा। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं आपके पास? रोज़ आपने हफ्ते में 5 दिन आपने शो करना है, और फिर उसका बजट देख लें आप क्या जाएगा। ज़ाहिर है वो तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो चार्ज करते हैं अपना, और वक्त के साथ साथ पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। सो आप रोज़ ऐसा नहीं कर सकते। आप रोज़ किसी को दाल चावल नहीं खिला सकते। आपको वैरायटी देनी है स्क्रीन पे, आपको कंटेंट चेंज करना है। तो ये कहानी है, ऐसा नहीं है कोई आपस में कभी कभार ड्रामों के सेट्स पे, क्योंकि मेरे मियाँ डायरेक्टर हैं तो मुझे पता चलती रहती हैं कहानियाँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बैठ के मॉर्निंग शो ये, मॉर्निंग शो वो, फलाना है, धमाका ये, बातें करते हैं आपस में। यकीन मानो शायद मैंने 2-3 दफ़ा रिज़ाइन किया है बीच में, और वही वो लोग थे ना जो कहते थे मॉर्निंग शो ये, मॉर्निंग शो वो, उन्होंने फ़ोन कर के बोला है मुझे होस्ट रख लें। ये मुझे अपने हेड से पता चला। तुम्हें पता है किसका फ़ोन आया था? तुम्हें पता है हमें उन्होंने लोगों ने अप्रोच किया था। सो हम सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं मॉर्निंग शो कर रहे, हम आवाम के लिए कर रहे हैं। और जब उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को, अपनी ब्रांड को
प्रमोट करना होता है तो वो हमसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बुला लो खुद फ़ोन करके। सो मैं तो अपनी आवाम के लिए शो करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपनी आवाम से जेन्युइन हूँ। अगर उनको शादी वीक देखना है तो मैं उनको दिखाऊंगी, अगर उनको मेकअप देखना है तो मैं उनको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे चैनल ने आवाम के लिए रखा हुआ है। सो ये मैं ये नहीं सोचूंगी कि निदा को मेकअप नहीं पसंद, निदा को शादी वीक नहीं पसंद। अच्छा निदा, स्ट्रेस कितना होता है कि आज के शो में अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी या मेरी ये गेस्ट है, क्योंकि एक ज़माने में लोगों ने 4, 5, 6 लोग रखे हुए थे कि जिनके मीम्स बनने हैं, जिनके ये करने। अब बहुत सारे पेजेस हम देखते हैं, उन्होंने कोई भी निदा का पुराना शो उठा के भी लगा देते हैं और मीम्स बना लेते हैं। तो ऑन एयर जाने से पहले तुम्हें रोज एक स्ट्रेस होती है कि यार आज कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा फिर कुछ ये लोग कर। थोड़े से मोहतात हो गए हम लोग, शायद हम थोड़े से मोहतात हो गए और हमें अब आइडिया भी हो गया, अच्छा हाँ ये बात निकल गई। हम लोग अब क्या करते हैं, लाइव शो में कभी बात निकल जाती है ना, तो इतने हमें पता चल गया अब कि हम यूट्यूब पे वो एडिट करवा देते हैं कि ये हमसे ब्लंडर हुआ है यार, ये एडिट कर दो, ये लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी। तो अब थोड़े से ना हमें पता चल गया, हम पिक कर गए हैं चीज़ों को कि यार ये गलती से मुंह से निकल गया, गड़बड़ हो गई है। और इसी तरह आपके आप जो सपोर्ट आपकी टीम आपको देती होगी, इस तरह गेस्ट से भी हो जाता है। बहुत दफ़ा चीज़ें गेस्ट कटवाया है घर जाके बहुत दफ़ा, यार मेरे मुंह से निकल गया प्लीज़ वो कटवा दोगे, अच्छा चाहिए कोई मसला नहीं है, जल्दी से एडिट पे भेजा, यूट्यूब पे ना लगने दें, क्योंकि यूट्यूब की वजह से ही चीज़ें वायरल होती हैं। बाद में देखा जाता है, यहाँ से निकालें वहाँ से। आप यकीन मानिए जो ट्रोलर्स हैं ना, मैं तो उनकी जाकर देखती हूँ उनके पेजेस। लेकिन मैं ये इसलिए पॉइंट बोलना चाहती थी कि होस्ट एक अलग बात है, क्योंकि आप होस्ट को जज कर रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट है और गेस्ट ने फ़ोन कर दिया और उसका जुमला निकल गया, दैट इज़ ओके, गेस्ट ने कोई गलती नहीं, लेकिन होस्ट को पकड़ लिया जाता है। मैं ये पॉइंट, जिम्मेदारी है ना, देखो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना, वो वाली बात है। जिसके घर की शादी होगी तो उसमें जो मेहमान जो भी कुछ करके गए होंगे, फंसेगी तो वही ना जिसके घर की शादी है। अब वो जो अल्लाह माफ़ करे इराक में सब हुआ, तो बेचारे उन लोगों को वही फंसे ना, जबकि उनका कसूर तो नहीं था जिनके घर में शादी थी, सब उन्हीं को कह रहे हैं। तो ये वाली बात है। अच्छा, इन सारे सवालों में मैं एक चीज़ तो भूल ही गई कि आप माँ हैं और बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, और उस एज के हवाले से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ आती हैं। वो सब पढ़ाइयों के हों या ट्यूशन्स के हों या और उनकी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं ना बच्चे डिफरेंट एज में। तो उसको कैसे डील करती हो? तुम्हें लगता है कि इतने मसरूफ़ होने की वजह से बच्चों से कभी कभी माँ की जो वर्किंग वुमेन होती है उसकी थोड़ी सी दूरी हो जाती है? यार इसका बड़ा अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया टाइम पर। मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ और मैं सोचती हूँ मेरी अम्मी ने कैसे टैकल किया था, क्योंकि मेरी अम्मी भी वर्किंग थी, हम भी उन सारी एजेस से गुजर कर आए, और मेरी अम्मी मेरी आइडियल है। अगर मैं समझती हूँ ना कुछ भी है अंदर, उनको ही देख के जज्ब किया है। उन्होंने बड़ा मियाना रवि से हमें पाला कि हमें दोनों तरफ रखा, कि हम एक शोबिज़ में रहते हुए भी आउट, तीनों मेरी बहनें, मैं बहनों की बात करूँगी, तीनों हम जो है आउट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि दुनिया के साथ चलने के काबिल नहीं है। उन्होंने हमें इस तरह बैलेंस पाला कि हम ससुराल, घर, मैका, दुनिया सबको साथ लेके चल सकते हैं। आई डोंट नो किस तरह उन्होंने इस तरह किया, लेकिन जब भी मुझे बच्चों के हवाले से कोई मशवरा या कुछ चाहिए तो वो तो अब यहाँ नहीं है। तो मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ फंसी होती और मेरे साथ ये होता तो अम्मी कैसे टैकल करती। मुझे उन सारी बातों का जवाब उस तरह मिल जाता है। सो मैं बड़ी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हूँ। जब मुझे अपने बच्चों का दोस्त बनना होता है मैं दोस्त बन जाती हूँ, जब मुझे अपने बच्चों के लिए थानेदार नहीं बनना होता है मैं बन जाती हूँ, जब मुझे यासिर को विलन बनाना होता है मैं बना देती हूँ, जब मुझे यासिर को गुड कॉप बनाना होता है मैं बना देती हूँ। इस तरह हमें प्लान करके चलना पड़ता है। तो कभी कभार यासिर बैड कॉप बनता है, मैं गुड कॉप बनती हूँ, कभी मैं बैड कॉप बनती हूँ और वो गुड कॉप बनता है। वो आई थिंक हर माँ बाप इस सारी स्टेज से गुजर रहे होते हैं। मेरे जो पूछने का मकसद था वो ये था कि बहुत दफ़ा ना इमोशनली हम बच्चों को चाहिए होते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें। वो अपसेट हो रहे होते हैं, उन्हें खुद ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होता कि वो किस तरीके से, मतलब अपसेट हो भी क्यों रहे हैं, डिप्रेस हो भी क्यों रहे हैं। चूँकि जो वर्किंग माँ होती है ना वो बच्चों का अवेलेबल कम होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस होता है। वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। मुझे ना शो करने की वजह से उगलवाना आ गया है,
तो अगर सीरियसली मुझे बहुत हेल्प किया है ज़िंदगी, प्रैक्टिकली मुझे ज़िंदगी में बहुत हेल्प किया। अगर मैं कुछ इस तरह का फील करती हूँ, जाहिर है आपको एक एज होती है आपको, तो आपको थोड़ा समझ भी आ रही होती चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों से ऐसा रिलेशनशिप है कि बच्चे छुपाते नहीं हैं मुझसे, तो कम से कम कुछ नहीं छुपाते। और फिर मैं अपने मियाँ से नहीं छुपाती। मेरी अम्मी ने कहा था कभी भी बच्चों की बातें हस्बैंड से नहीं छुपाना, क्योंकि पता है आदमी जो है ना, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर बैठता है, वो ज़्यादा बाहर जाता है, तो उसको बड़ा ना सेंस होता है कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। नहीं, आई थिंक दो आदमी और औरत की बात यह है कि दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं ना, तो आपको डिसीजन में कि आगे क्या चलना स्टेप है। लेना है, हाँ। वो आसानी हो जाती है। हाँ, सो मैं फिर जो है, बच्चों को नहीं पता होता कि उनके बाप को ये बात पता है या नहीं, पर मुझे क्योंकि उनके बाप से मशवरा चाहिए होता है, सो मैं ऐसे से डिस्कस करती हूँ और फिर बड़े अच्छे से नतीजे पे वापस आती। तो बच्चों को थोड़ा सा माँ बाप का डर भी रहना चाहिए, दोस्ती के साथ साथ उनको ज़रा खौफ और डर भी होना चाहिए कि ये हमारी लिमिटेशन है, इससे आगे हमें नहीं आपका बढ़ना। एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ था कि आपने बताया था कि आपकी बेटी की शायद कपड़े थे या बेटी की फ्रेंड के कपड़े थे, वो थे आपके क्लोजेट में और आप वो पहनाई थी शो के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी सिला कि चूँकि मैं पर्सनली हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, उस तरह से हैं, तो हम सिला की फैशन सेंस बड़ी अच्छी है। सो वो आपकी कितनी हेल्प करती है शॉपिंग में? सिला खाली मेरी नहीं, अब यासिर की भी बड़ी हेल्प करती है। अल्लाह, हाँ, सिला पहले मुझे बताओ, यासिर ने जो ब्लैक कलर की वो शर्ट पहनी थी तो सिला ने क्या कहा था? सिला तो उसमें बहुत छोटी थी यार, जब वो ब्लैक कलर वाली शर्ट हाँ, वायरल हुई थी viral बहुत हुई। साल पहले की, उसमें वो बहुत छोटी थी, तो वो बेचारी क्या बोलती उस वक्त। लेकिन सिला अब जिस एज में है, सो अब वो हमें बहुत हेल्प करती है। वो बताती है कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, नहीं बुंदे उतार दें इसके साथ, नहीं फलाना कलर नहीं पहने। तो सिला काफ़ी गाइड करती है दोनों, मुझे भी और यासिर को भी। लेकिन कभी मैं उसकी सुनती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं कहती हूँ तुम बुढ़ी रहो, मुझे लाल कपड़े पहनने, मैं तो पहनूंगी लाल कपड़े। यार मेरे साथ ऑपोजिट है बिल्कुल। अच्छा, मेरी बेटी कहती कलर्स और हाँ। मैं तो अपने ये बिल्कुल वही कहानी है जो मेरी अम्मा के साथ। मेरी अम्मा को लाल कपड़े बड़े मतलब कलर्स बहुत पसंद है और अच्छा। मुझे कलर्स से थोड़ा सा जरा मुश्किल होती है। हाँ, तो वो मुझे अपनी अम्मा के साथ भी ये थी, अब मेरी बेटी के साथ भी। मेरी बेटी को लगता है कि ये मैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वेरी बेसिक। मेरी बेटी वो है लेस इज मोर वाली जो चीज़ है ना, अच्छा। वो है उसके अंदर। हाँ। जो आजकल की बच्चियों के अंदर होते हैं, कोई कलर भी पसंद आएंगे, ब्लैक, ग्रे, बेज, इस तरह की चीज़ें उसको पसंद आएंगी। वो वाली नहीं है। मैं पिंक कलर ले आऊंगी तो चीखें मारेगी, पिंक क्यों ले आई। मैंने असल में बचपन में पिंक कमरा बना दिया, पिंक हर चीज़ पिंक रख दी, तो उसको चिढ़ हो गई है पिंक से। नहीं, आजकल के बच्चे ये भी तो बहुत करने लगे ना, ये वाला कलर सिर्फ मैं ही क्यों पहनूं, भैया क्यों नहीं पहन सकते ये? मेरे यहाँ तो ये भी बहस बहुत तो है। कुछ वो तो मैं तो अपने बेटे को पहनाया है, बलाज को भी पहनाया है, फरीद को भी पहनाया है पिंक कलर। बालाज का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे ये बताएं। बहुत अच्छा। मैं तो सबको ये मशवरा दूंगी कि एक बुढ़ापे की औलाद पैदा करें सब लोग। सीरियसली इतना मज़ा आता है ना शाइस्ता, जब आप सारे दलदल दूर हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और उस वक्त आपका बच्चा आपको खिलौने की तरह लगता है कि अब इसको ये करना है, अब इसको वो करना डू है। यू थिंक कि 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे हर आप इम्प्रूव करते हैं ना, एज माँ भी आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होता है कि पहले ये गलती कर दी तो अब नहीं। तो इस एज में आप बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास एक छोटा सा खिलौना है और आप उसको आपको लगता है कि आप बेहतर माँ हैं बालाज की? कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था बलाज के देखो, हवाले मैं से। बेहतर माँ के बारे में पूछ रही हूँ। हम जैसे जैसे तरक्की करते हैं तो दुनिया की बहुत सारी चीजें, बलाज जो है ना थोड़ा जैसे सिला और फरीद पे बड़ी सख्ती की है मैंने, बलाज पे इतनी सख्ती नहीं की है। सिला और फरीद जो थे ना, उनके साथ शायद वो लग्जरीज या वो फैसिलिटीज जो बलाज के पास हैं वो उनके पास नहीं थी। मैं उसकी बात नहीं कर रही। अच्छा, मैं एज मदर, एज अ मदर्स विजडम, हाँ उसकी बात कर। हाँ, उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो जाहिर है वो जिस मैच्योर एज में वो पैदा हुआ है उस वक्त आपको सब कुछ पता है दुनिया का और आपको कैसे लेके चलना है। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि छुट्टी आती है तो आप आंख बंद करके कहते हैं समर कैंप में डाल देते हैं, क्योंकि आपको खुद मॉर्निंग शो करना होता है, हाँ, फ्रेंकली, या अपने किसी बिजनेस के लिए टाइम निकालना होता है। लेकिन अगर आप बहुत वाइज मदर हैं और आपको समझ में, आप मैनेज करने लगी हैं चीज़ों को, तो फिर आप उस तरह से मैनेज करने के डिफरेंटली इसको कोशिश करेंगी। समर कैंप में शायद प्रॉब्ली, मैं बुराई नहीं कर रही, हाँ, बट डिफरेंटली इसको डील करेंगी। मैं वो जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ में बड़ी ब्लेस्ड हूँ
कि मुझे नहीं डालना पड़ता बलाज को समर कैंप में, क्योंकि वो खुद ब खुद ना जब उसको टाइम मिला तो एनिमेशंस बनाना शुरू हो गया कि मुझे एनिमेटर बनना है। वो अगर आईपैड पे लगा भी होता है ना तो कोई लैंग्वेजेस सीख रहा होता है, उसको लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ है, डुओलिंगो पे जाके वो कभी स्पेनिश सीख रहा है, कभी कुछ सीख रहा है। मैथ्स में वो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इतने सारे ऐप्स आ गए हैं मैथ की प्रैक्टिस के। सो मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे कभी वो अकेला बच्चा रहा ना, बाकी सब बड़े हैं घर में और वो छोटा है, तो उसको अपना टाइम मैनेज करना आता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने भी बहुत हेल्प किया है। एग्जैक्टली। तो बच्चे पालना उतना मुश्किल नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच निदा, बहुत अच्छा लगा, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है बात करके। बट ये वाली कुछ बातें हैं जो मैटर भी करती हैं और जो शायद इस तरह से कभी आपसे होती भी नहीं। हाँ, हुई भी नहीं है। लोग बहुत इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, वो कोई बेसिक्स, ये बेसिक बातें हैं सारी जो हमने सोचा ही है कि वो सिर्फ बात करें जो आपका प्रोफेशन है। हाँ। उसके ऊपर से लेके आपकी लाइफ कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि बेहतर हुआ होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।